Let's start. Okay. Recording in progress. चलो let's go ahead everybody. तो हम लोग मेंबर के डेफिनेशन कर चुके हैं. Yes. Okay, we don't use the word shareholder, we use the word member. Member कब होता है बच्चों? Before incorporation. When the who is the member before incorporation? Tell me. जो MOI sign करता है सब्सक्राइबर है कि नहीं? And he agrees to become member when the company is incorporated. Second, an agreement in writing, that is after the company is incorporated, agreement is writing that he will become a member. He agrees in writing and then his name is entered in ROM. In that case even he is a member. Right everybody? And third क्या देखा था हम लोगों ने? जिसका name, whose name is mentioned as what? Beneficial owner in the records of the depository. Okay everybody? You can hear me, no Aditya? We'll go ahead. चलो आगे बढ़े हम लोग. All of you. All right. जो important definition मैं वो करवा रहा हूँ उसके आगे obviously will go with the new chapter itself. चलो अगला वाला प्राइवेट कंपनी. ध्यान देना बच्चों भी. वेरी सिंपल डेफिनेशन बट देयर आर ओनली टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड. ओके, एक रेस्ट्रिक्शन होता है और एक प्रोहिबिशन होता है. याद रखना हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन दो अलग अलग चीज है. रेस्ट्रिक्शन मींस इट इज अलाउड बट विद सर्टेन कंडीशंस. प्रोहिबिशन मींस कंप्लीटली बैंड. ओके, व्हाट इज प्रोहिबिटेड फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू गो टू पब्लिक? इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, है कि नहीं, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज. सही बात है कि नहीं? इट डज नॉट अलाउ बच्चों पब्लिक ऑफर फॉर इट्स एनी सिक्योरिटीज. पब्लिक ऑफर नहीं चलता है. ओके एवरीबॉडी, यस चलिए. बट रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर बच्चों? राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स. देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन बच्चों व्हाट? राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एंड शेयर्स एंड शेयर्स ओनली. यहाँ पे डिबेंचर्स लिखा है क्या? नहीं. यस एवरीबॉडी. तो can a member of private company sell his shares, transfer his shares? Answer is yes, but with certain conditions. For example, ये conditions बच्चों कहाँ पे लिखे गए रहेंगे? For example, it will be written where बच्चों? It will be written in AOA of the company. Okay, articles of association. Usually वहाँ पे तुम्हारे conditions या फिर restriction डाले जाते हैं कि in which situations or cases the members can sell or transfer their shares. Is it okay everybody? Fine. So point number 1, restriction on transfer of shares. Point number 3 is prohibition on giving public offer. Is it okay everybody? Fine. And point number 2 is about restriction on number of members. Number of members के लिए है वो point number 2 कि maximum कितना हो सकता है. Are you understand clear everybody? ठीक है. Tell me, is a OPC by default always a private company? Yes or no? Tell me quickly. OPC by default is always a private company? Yes or no? आदित्य? Yes sir. OPC by default is a private company, बराबर है. तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एज वेल एज मैक्सिमम ओपीसी में एक ही होता है ना. बट अदर प्राइवेट कंपनीज में हमको चाहिए कितने? मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए. मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए. करेक्ट एवरीबॉडी? या ये पता है कहां पे लिखा, कौन सा सेक्शन में लिखा है दैट प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स मिनिमम 2 मेंबर्स? कहां पे लिखा है? एनीबॉडी? प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स मिनिमम 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी रिक्वायर्स मिनिमम 7 मेंबर्स. कहां पे लिखा है? एनी आइडिया? पता है तो बोलो, नहीं पता तो बोलो नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है. इफ यू डोंट नो टेल मी. सर सेक्शन 2. सेक्शन 2 में तो नहीं है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में नहीं है. सो योर प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में जो सेक्शन 2 में है, योर दे टॉक अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. मैक्सिमम. ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर उसकी मैं बात करूं, इट कम्स इन सेक्शन नंबर 3 इनफैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो हम लोग अगले चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक है. सो ओवर देयर वी टॉक अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बट इन द डेफिनेशन फॉर प्राइवेट कंपनी वी टॉक अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. सही बात है, अब ध्यान देना. सो एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स the number of members to maximum कितना बच्चों? 200. maximum कितना? 200. that we know, there is no problem about that, but there are certain proviso to that, certain again some conditions to that. क्या? provided that where 2 or more persons, where 2 or more persons, they are using the word बच्चों person here, they are not using the word individuals. That means can an artificial company be a member of another company? Tell me quickly. Yes or no? Can an Yes. artificial company, can a company be a member of another company? Yes. Obviously yes, no problem. For a private company also. Okay, so where 2 or more persons hold 1 or more shares together in a company jointly, है ना, there may be 2 joint owners or 3 joint owners of a share, है ना, and they may be owning 1 or 3 or 5 or 10 or 20 shares together, but they will all be considered as what बच्चों? Only and only one single member. Are you understanding or not? Tell me. पक्का? Let us say
I give you example. Okay, who is the member and number of shares. Okay, number of shares. Let us say बच्चों there is only one person A. He holds one share. He holds बच्चों one share. As a number of members, now tell me. Okay, how many times will he count with? How many times will he count him? Only once. Correct everybody? Yes or no all of you? पक्का? अरे हाँ या ना? If there is, let us say B, if he holds 10 shares, okay, these are all separate examples. If we talk about, let us say example, there is Mr. B, person B. If he holds 10 shares, तो उसको कितनी बार काउंट करेंगे हम लोग? वन टाइम और 10 times? क्या तुम Sir, बता देते? once. Only once, no doubt about it, no problem. Very good, ठीक है? अच्छा, I'll give you one more example. मान लो C and D मिलके बच्चों, उनके पास एक ही शेयर है, जॉइंटली होल्ड, तो उनको कितनी बार काउंट करेंगे हम लोग? One time. Again one time, no problem about it. And E and F, they have 10 shares together. Then again, how many times will you count them? 5 or 10 or 1? Once. Again, 1 only. Okay. So itna yaad rakhna. Even if you're holding 2 or more than 2 people are holding shares together. Okay. That also 2 or more than, 1 or more than 1 share also. But still all of them will be counted only once. Clear till here everybody? So it does not matter you're holding 1 share या फिर 10 शेयर्स, है ना? आपको एक ही बार गिना जाएगा कंपनी के काउंटिंग में. काउंटिंग मतलब कहां पे की बात कर रहा हूं मैं? फॉर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ 200. बराबर है? देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कम्स अबाउट प्राइवेट कंपनी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि अगेन फॉर काउंटिंग दैट टोटल नंबर ऑफ अपर लिमिट ऑफ 200, हम दो टाइप ऑफ एम्प्लॉइज को छोड़ देते हैं, दो टाइप ऑफ मेंबर्स को छोड़ देते हैं. वी डोंट काउंट देम, दे आर मेंबर्स बट हम उनको काउंटिंग में नहीं लेते हैं. ऐसे कौन है बच्चों? ऐसे कौन है? सुनना मेरी बात. Persons who are in employment of the company. मतलब बेसिकली आर दे मेंबर और नॉट? ऑब्वियसली यस, दे आर मेंबर बच्चों, है ना? दे आर मेंबर्स, बट वो मेंबर्स भी है एंड क्या है बच्चों कंपनी के? मेंबर एंड एम्प्लॉय. ई मतलब एम्प्लॉय. सो बोथ ऑफ देम दे आर टुगेदर ओनली. मतलब क्या? बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट टुगेदर ना, दे आर मेंबर आल्सो एज वेल एज एम्प्लॉय आल्सो करंटली. तो उसको हम अपर लिमिट ऑफ 200 में काउंट नहीं करेंगे. इज इट ओके एवरीबॉडी? फाइन. वो मेंबर्स है, कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंडली, कौन से टाइप ऑफ लोगों को हम लोग काउंट नहीं करेंगे? फिर से जो सुनना, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. तो मेंबर थे, ओके, एंड एम्प्लॉय भी थे, हम इनको काउंट करते क्या? मुझको बताओ. जस्ट नाउ वी हैव सीन, हम इनको काउंट नहीं करते. ओके, बट कभी ना कभी तो रिटायर हो जाएंगे वो. तो मान लो उनका बच्चों जॉब छूट गया, वो कंपनी से जॉब खत्म हो गया, वट एवर दे हैव रिजाइंड और वट एवर इट इज देयर. नाउ दे आर व्हाट? एक्स एम्प्लॉइज. अब क्या बच्चों? एक्स एम्प्लॉय, पर उन्होंने मेंबरशिप छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा. दे आर स्टिल मेंबर्स. तो मेंबर्स है पर एम्प्लॉय अभी नहीं है. समझ रहे हो? जब मेंबर्स थे एज वेल एज एम्प्लॉय है दैट मोमेंट, उनको भी हम लोग काउंट नहीं करते. तो सिमिलरली जिनके पास जो मेंबर्स थे और एम्प्लॉय भी थे, कभी ना कभी जॉब छूट गया और उन्होंने अभी भी शेयर्स बेचे नहीं है, दे आर स्टिल मेंबर्स, तो बच्चों इनको भी हम लोग काउंट नहीं करते इन द अपर लिमिट ऑफ 200. अग्रीड और नॉट ऑल ऑफ यू? टेल मी. अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी क्विकली. पक्का? यस, यस. दैट इज योर पॉइंट फॉर प्राइवेट कंपनी. अगर मैं तुमको क्विकली एक एग्जांपल दिखाऊं, चेक ओवर. कैन यू सी दैट एग्जांपल? फ्लोरा एंड फौना लिमिटेड. लिमिटेड दिख रहा है? लिमिटेड तो पब्लिक कंपनी है. was registered as a public company. No problem. There are 230 members दिख रहे हैं हमको on record, जिसका टोटल 230 है, जो भी है यहाँ पे, whatever it is 230. हाँ. डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स कितने हैं? 50. ओके. एम्प्लॉइज कितने हैं कंपनी के? 15. एक्स एम्प्लॉइज शेयर्स अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, ये कितने लोग हैं? 10. 5 कपल्स होल्डिंग शेयर जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, तो टोटल 10 लोग हैं वो, एंड बाकी के लोग हैं 145. एंड फिर उन्होंने पूछा कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे वांट टू कन्वर्ट, दे प्रपोज टू कन्वर्ट द पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी. तो उनको देखना पड़ेगा कि एडवाइस वेदर रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी. मतलब क्या है, 200 के नीचे आ रहा है कि नहीं? नाउ यू टेल मी देन, इन दैट केस हम किसको कितना काउंट करेंगे? दैट इज ओनली यू हैव टू शो द आंसर इन अ टैबुलर फॉर्म. यू विल राइट डाउन एक्चुअल एज पर द ROM, रजिस्टर मेंबर्स के हिसाब से, और प्राइवेट कंपनी के लिए कितना काउंट करोगे. तुम उसको बताओ. डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स को कुछ प्रॉब्लम है क्या? वहां पे हम लोग कितने काउंट करेंगे? 50. नो इश्यूज देयर. एवरीबॉडी ओके और नॉट? बराबर ना?
एम्प्लॉइज जो मेंबर्स हैं, हम 15 लोग हैं, हम उनको कितनी बार काउंट करेंगे? टेल मी एवरीबॉडी। We'll count them 0 times. Are you getting or no? We ignore them for the purpose of calculation. No. Pakka? Understood or no? Everyone tell me. Yes. Okay. Then thirdly, ex employees. 0. Again, उनको भी हम लोग काउंट करेंगे 0, क्योंकि जब वो एम्प्लॉइज थे तब उनको शेयर्स दिए गए थे, अब उनका एम्प्लॉयमेंट छूट गया है, ओनली शेयर्स उनके पास, तो उनको भी 0 काउंट करेंगे। 5 couples होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली, वो 10 लोग है टोटल, 5. हम इनको काउंट करेंगे बच्चों 5 बार, सॉरी। एंड रिमेनिंग अदर्स आर व्हाट 145, नो प्रॉब्लम। ओके, so for the purpose of private company calculation, my total is what exactly? 200. 200. At least it is not crossing 200, so we can very well convert that company into private company. Yes, मतलब private company के definition में fit हो सकता है। Clear everybody? Fine. So these type of questions are asked. You will see again same thing. Standard question. Directors, employees, ex-employees, 15 couple हो चुके हैं। अब वैसे वो 30 लोग हैं। अब 30 लोग हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। Just for the sake of example, quickly if I say or write down here, 100 को 100 ही काउंट करेंगे, नो प्रॉब्लम। एम्प्लॉइज को हम लोग यहाँ पे 0 काउंट करेंगे, एक्स एम्प्लॉइज को भी यहाँ पे हम 0 काउंट करेंगे। अब 30 लोग है पर 15 कपल है, जॉइंटली होल्डिंग द शेयर्स, तो तुम्हारे कितने हो गए यहाँ पे 15, और ये 70 एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये 70 तुम्हारा, समझे? तो विल सी इफेक्टिव नंबर ऑफ मेंबर्स कितना? 185, which is less than what बच्चों? 200. Okay everybody, till here fine, done or no? Understood clear everybody? आगे बढ़ूं मैं? Yes everyone? कभी प्रोमोटर का डेफिनेशन इतना पूछते नहीं है, बट यू शुड नो। रेडी? चलो, प्रोमोटर बच्चे सुनना मेरी बात, जो फाउंडेशन में पढ़ाते हैं ना, प्रोमोटर जो कंपनी चालू करता है, ही स्टार्ट्स विद कंसीविंग द आइडिया ऑफ द कंपनी, ही फुलफिल्स ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। ओके एवरीबॉडी, वो सब अभी यहाँ पे डेफिनेशन में नहीं है। ओके, जस्ट 3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड, कि जिसका नाम एज अ प्रोमोटर लिखा गया है इन 2 डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट? सुनना मेरी बात, प्रोस्पेक्टस में, सुनो मेरी बात, प्रोस्पेक्टस यू अंडरस्टैंड? अगेन इट इज अ पब्लिक ऑफर डॉक्यूमेंट गिवन, करेक्ट एवरीबॉडी, है ना? डॉक्यूमेंट गिवन फॉर पब्लिक ऑफर, यस एवरीबॉडी। हु हैज बीन नेम्ड एज सच, मतलब उसका नाम प्रोमोटर लिखा गया है इन विच डॉक्यूमेंट? प्रोस्पेक्टस, या फिर और एज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। तो कंपनी जब उनका एनुअल रिटर्न भरेगी, रिमेंबर सेक्शन, विच सेक्शन फॉर एनुअल रिटर्न? टेल मी क्विकली, एनुअल रिटर्न का सेक्शन बताओ। एनीबॉडी? सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का, हाँ या ना? इट इज वंस इन अ ईयर द कंपनी विल फाइल ना? Yes sir. तो ये 2 डॉक्यूमेंट में अगर दैट एंड एज इट इज द वर्ड यूज्ड ओवर हियर इज और, कीप दैट इन माइंड, और। ठीक है, तो ये एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम लिखा गया है एज अ प्रोमोटर, ही विल बी ट्रीटेड एज प्रोमोटर इवन फॉर कंपनीज एक्ट। ओके, क्लियर? मतलब वो प्रोमोटर के डेफिनेशन में फुलफिल करता है। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1, जिसका नाम लिखा गया है इन द डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंट्रोल, ओके, ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब मैनेजमेंट कंपनी का, है ना? क्यों? डायरेक्टली और इधर डायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, उसके पास इधर शेयर होल्डिंग है, या फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, और इवन एनी अदर अग्रीमेंट और एनी हाउ कुछ पोजीशन है उसका बच्चों कंपनी में, दैट ही कैन कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो पहला क्या था बच्चों? उसका नाम लिखा गया है इन व्हाट? इधर प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न। सेकेंडली, ही हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ओके, बिकॉज ही इज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर और एनी अदर रीजन, बट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स। एंड थर्डली, मान लो बच्चों, ना ही उसका नाम लिखा गया है इन द डॉक्यूमेंट्स, ना ही उसका क्या बोलते कोई पोजीशन है कंपनी में एज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर, इवन दैट इज नॉट देयर, बट थर्डली, if he is a person of such importance that बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी हमेशा सुनते हैं। मैंने क्या बोला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा उसकी सुनते हैं, मतलब क्या? इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, जिसके एडवाइस, डायरेक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन, बच्चों जो बंदा एडवाइस, डायरेक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एंड द बीओडीज आर लिसनिंग टू हिम, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। अकस्टम्ड टू एक्ट मतलब हमेशा उनकी सुनते हैं वो,
ऐसे बंदों की, ऐसे ऐसे पर्सन की, even that person will be considered as a promoter. Okay everybody, so any advisor also who is advising the company will be treated as a promoter because BODs listen to him. समझा यहाँ तक? However, there is a very important exception over there. Which one? यहाँ पे there is a very important exception over there कि जो भी advice देता है board को, but if that advice is given in a professional capacity. Professional capacity मतलब क्या? He is getting professional fees. He is getting professional fees for that. Okay or not? In that case, वो जो professional बंदा है उसको ये नहीं माना जाएगा, promoter नहीं माना जाएगा. For example, what बच्चों? So protect over here. Provided that nothing in the subclause C, ये वाला C, shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity. ऐसे कौन से लोग होते हैं जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं बच्चों? उनको प्रोफेशनल फीस मिलता है. कमान कमान कमान. CS. करेक्ट. अपने लोग भी ना CA, CS, CA में जो भी रहेंगे, लॉयर्स, बैंकर्स. ओके, तो ये तो उनका काम ही कंसल्टेंसी करना है ना, एडवाइस देना. ओके, सो बिकॉज दे गिव एडवाइस टू द BOD आर गोइंग टू लिसन टू देम. तो ये जो एडवाइजर्स है, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से देखो ना कि BODs आर लिसनिंग टू देम ऑलवेज. तो BOD जिनकी भी हमेशा सुनते हैं, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज प्रमोटर. पर ये तो तुम्हारे प्रोफेशनल बंदे हैं. ओके, so these professionals will not be considered as promoter of the company. Okay, they are just advising. No, है कि नहीं? हेलो सुदीप्ता, गुड इवनिंग. आगे बढ़े हम लोग. या फाइनली आई होप यू गॉट इट. चलो, public company which is not a private company, time pass. Okay, but secondly is what is important in public company? Public company का subsidiary is also deemed as public company. हाँ या ना मुझको बताओ. Tell me. public company का बच्चों पब्लिक कंपनी का बच्चों subsidiary is also considered as what? Public company. हाँ या ना? Tell me. I'll give you some examples. A private limited. Ready? सुन रहे हो ना? A private limited is a holding company of B private limited. Any problem over here? कोई कंपनी में किसी का कुछ चेंज होगा, डीम्ड कुछ होगा, ऐसा कुछ डीम्ड वगैरह बताओ. Any issues over here? Nothing, no? Then let us say I'll give you one more example. C limited holds D limited. Again here tell me, come on. इसमें कुछ चेंजेस होंगे. C will be deemed as something else या फिर D will be deemed as something else. ऐसा कुछ है यहाँ पे? Tell me. Any issues over here? Aditya? No, sir. Okay. Then let us say E limited holds F private limited. यहाँ पे कुछ तुम्हारा डीम्ड वगैरह होगा, कुछ चेंजेस होंगे. Yes, sir. F will be private, public company. F will be treated as what? Public company. सही बात है. डीम्ड पब्लिक कंपनी है ना बच्चों. डीम्ड मतलब उसका जो प्राइवेट कंपनी के जो एग्जेम्पशंस है ना, एग्जेम्पशंस या फिर बेनिफिट्स, वो सब बच्चों निकल जाएंगे. इट विल नॉट बी अलाउड. एंड लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग. Is such case possible? I just want to ask you. Okay, G private limited holds, मान लो H limited public company को. Is it possible? Aditya, is it possible? Tell me. Any issues over here? Any problem, or you can say any deeming over here? G private limited holds H limited. जल्दी बताओ. Aditya. No, sir. So will H limited be considered as private now? No. और G private limited को कुछ चेंज करना है अपने को? नहीं. So even this is completely valid. No issues. The only change will be between E and F. चलेगा? This example में जहाँ पे public company holds a private company, the private company will be deemed as public company. Deemed मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी के साथ बेनिफिट्स एग्जेम्पशंस हट जाएंगे. पब्लिक कंपनी के ऊपर जो जो कंप्लायंसेस है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, या फिर प्राइवेट कंपनी के जो भी बेनिफिट्स एग्जेम्पशंस थे. मेरा आवाज बहुत आ रहा है. रोहन का आवाज आ रहा है क्या? ओके, दैट विल नॉट बी, द एग्जेम्पशन ऑफ बेनिफिट्स विल नॉट बी अलाउड. ओके, ऑफ F कंपनी. चलेगा यहाँ तक? समझे?
I'll go ahead. चलो लेट्स गो ahead everybody. ये तुम्हारा हो गया बच्चों कहाँ पे? पब्लिक कंपनी. ओके. So this we have done. So a company which is a subsidiary of a public company will be deemed as what बच्चों? Public company. है कि नहीं? Even if वो company in its AOA articles में private company दिख रही है फिर भी. Okay. So this private company जो है subsidiary, it doesn't have to change its name. It doesn't have to change its AOA, MOA, anything. It will remain as it is as a private company in its AOA, MOA. बस private company के exemptions उनको benefits नहीं मिलेंगे. है कि नहीं बच्चों? Restrictions applicable होंगे public company के. ओके. और प्राइवेट कंपनी के एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे. ओके. तो सच डीम्ड कंपनी विल नॉट बी अलाउड टू अवेल एग्जम्पशंस, विल नॉट बी अलाउड टू अवेल एग्जम्पशंस अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनीज. बराबर बच्चों? चेक एग्जांपल ओवर हियर. ए प्राइवेट लिमिटेड इज अ होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एबी लिमिटेड, पब्लिक कंपनी की. ए प्राइवेट लिमिटेड वांटेड टू अवेल ऑल एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनीज. कैन इट डू सो? अलाउड और नॉट अलाउड? टेल मी. जल्दी 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 बोलो, जल्दी No, sir. बोलो. It is not allowed. Why? It is a deemed public company. Since deemed as public company. ठीक है, यहाँ तक सिंपल, नो प्रॉब्लम टू लियो. चलो आगे बढ़े हम लोग. पीएफआई कुछ काम का नहीं है, ये सब छोटे मोटे वो हम लोग बाद में देख लेंगे उसको. हाँ, वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, जिसमें अमेंडमेंट तुम्हारा हुआ है. प्लीज एक्सपेक्ट. ओके, प्लीज एक्सपेक्ट एंड यू कैन से व्हाट इसमें. हाँ, अमेंडमेंट याद रखना बच्चों. क्लियर है? प्लीज एक्सपेक्ट. यहाँ पे हेलो सानिका, गुड इवनिंग. प्लीज एक्सपेक्ट, यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम्हारा स्मॉल कंपनी को. कीप दैट इन माइंड. ओके, इसमें चेंज हुआ ही है स्मॉल कंपनी में. क्लियर एवरीबॉडी? या स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी. हाँ या ना ऑल ऑफ यू? तो तुम्हारे एक्सेप्शन क्या क्या है? कैन एनीवन टेल मी क्विकली स्मॉल कंपनी को क्या क्या नहीं चलता है? विच ऑल कंपनीज आर नॉट अलाउड एज स्मॉल कंपनी? सबसे पहले बच्चों कौन? पब्लिक कंपनी विल नॉट बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी इवन इफ उसका टर्नओवर या फिर पेड अप बहुत कम है, लोअर देन लेस देन द लिमिट्स. ठीक है यहाँ तक? ओके, आई विल गिव यू दिस इन सम टाइम. आई विल राइट दैट नोट्स अगेन. ठीक है. सो स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी. याद है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग. पेड अप कैपिटल जिसका बच्चों डज नॉट एक्सीड नाउ अभी कितना है? 2 करोड़. पहले कितना था? जल्दी बताओ. स्मॉल कंपनी, कम ऑन. पब्लिक बोलो जल्दी. या वो भी याद नहीं. ऑल ऑफ यू कितना है बच्चों यहाँ पे? बताओ मुझे जल्दी. टर्नओवर पहले कितना था? पेड अप कैपिटल पहले कितना था? 50 lakhs. Yeah, it was 50 lakhs, no, before. Correct. Now it is what? 2 crore. Okay, everybody? So paid up capital is not more than what, बच्चों? 2 crore. And turnover of preceding financial year. अभी पहले कितना था? टर्नओवर का लिमिट 2 करोड़ था. अभी कितना हो चुका है बच्चों? वो 20 करोड़. Okay, everybody, याद रखना. This is very very important. Now 2 and 20 के बेटलमैन, 2 and 20. And when I talk about paid up capital, वो तो अभी का है. But turnover you have to check of the preceding financial year के प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से. हाँ या ना? ओके टिल हियर. तो उसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. सुनो मेरी बात. Whether the status of a small company is a permanent status, मतलब एक बार कंपनी स्मॉल कंपनी होगी तो जिंदगी भर के लिए स्मॉल रहेगी, या फिर एक बार स्मॉल कंपनी के स्टेटस से बाहर चली जाती है, then it can never ever become a small company. Tell me, is it so? Is the status of being a small company is permanent? बताओ. What do you think? Everybody? No, sir, it's not permanent. It is not permanent. It can keep on. It can keep on changing year to year. Okay, everybody. So year wise you have to check paid up कितना है, turnover कितना है of the preceding financial year. तो ऐसा क्वेश्चन आता है. Okay. So small company is not permanent status. It can change from year to year. आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ू. So paid up capital बच्चों कितना? Not more than 2 crore. एंड है भाई, दोनों कंडीशन तुम्हारे सेटिस्फाई होने चाहिए. प्लीज कीप दैट इन माइंड. एंड है और नहीं है, वो एंड है. बोथ कंडीशन, ड्यूअल कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. ओके. दूसरा क्या है बच्चों यहाँ पे? द टर्नओवर ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर.
डज नॉट एक्सीड बच्चों भी कितना है 20 करोड़ रुपीज. दैट लिमिट हैज बीन चेंज्ड नाउ. ओके क्लियर? यस वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा और कौन से कंपनी के बच्चों नहीं चलता? कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी. होल्डिंग कंपनी. Section 8. यस होल्डिंग कंपनी. बाद में सब्सिडियरी कंपनी. बाद में बताओ नॉट अलाउड सेक्शन 8 कंपनी. व्हाट एल्स? देयर इज वन मोर कंपनी. कौन सा बच्चों? कंपनी विच आर गवर्न्ड बाय Special Act. वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कौन सा था वो? बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस ना, एंड एनी अदर. Insurance. बराबर है. और पब्लिक तुमने स्टार्टिंग में तुमको लिख ही दिया था, है ना? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट, अदरवाइज ओके हो गया. लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी. चलेगा? बट तुमको जानबूझ के पेड अप कैपिटल टर्नओवर की लिमिट देंगे और बीच में डाल देंगे कि वो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, कुछ ना कुछ रहेगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. समझे? प्लीज कीप दैट इन माइंड. ऑलराइट, आगे बढ़ू मैं. ये भी हो गया तुम्हारा. तो स्मॉल कंपनी के कुछ कुछ बेनिफिट्स है. लाइक एक ही डायरेक्टर यू कैन साइन एनुअल रिटर्न चलेगा. उनके बोर्ड मीटिंग्स बहुत कम रहते हैं, बट अभी वो फिलहाल अपने को डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है. चलो इसका आंसर एक एग्जांपल. गुडविल लिमिटेड. देखो बच्चे एग्जांपल में क्या दिया है. गुडविल लिमिटेड इज द कंपनी अंडर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी इन 2013 with a paid up capital of 10 lakhs. Paid up capital is only 10 lakhs and turnover is exactly 2 crore. 20 करोड़ भी नहीं है, 2 करोड़. Is it a small company बच्चों? Is it a small company? What do you think? जल्दी बताओ. No, जल्दी no, बताओ. sir. Why? No, sir. Sir, because the paid up share capital here, the condition is 2 crores not exceeding 20 crores and turnover is 100 crore not exceeding 200. So this condition doesn't fulfill the requirement of a small company. आदित्य और आंसर. I'm sorry? आदित्य का आंसर, दूसरे का आंसर. Sir, both the conditions are not satisfied. पेड अप कैपिटल का लिमिट है अभी 2 करोड़. What I mean is both the conditions. It is a small company because the higher limit is not met. हाँ, पेड अप कैपिटल का लिमिट इज 2 करोड़. ओके, Yes. इन्होंने 10 लाख दिया है. 10 करोड़ नहीं है, 10 लाख है ये. सो इज इट विद इन लिमिट और नॉट? It is within the limit. ओके. Within limit. एंड टर्नओवर मान लो दिया नहीं, बट इट इज ऑफ प्रीसीडिंग ईयर. टर्नओवर का लिमिट कितना है? 20 crore. हाँ, तो ये कितना है क्वेश्चन में? 2 2 करोड़. तो लिमिट में है कि नहीं है? है. हाँ, में तो स्मॉल कंपनी है ना? है. हाँ, तो नो क्यों बोल रहे फिर? No. It is in the limit, so it is a small company. ओके, बट स्टिल आंसर इज नो बिकॉज इट इज लिमिटेड. तो उससे क्या हुआ? Public हाँ, company cannot be. Yes. तो इट इज स्टिल द पॉइंट्स आर विद इन द लिमिट्स ओनली. पॉइंट्स मतलब दोनों पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर आर विद इन द लिमिट्स ओनली. ओके, बट सिंस इट इज अ पब्लिक कंपनी, वो नाम में अलग से देके रखा उन्होंने, नॉट क्लियरली गिवन. Yes. Yes, Okay. sir. नो, सिंस द कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, समझे? therefore can't be a small company. समझे? even if paid up capital and turnover are within limits. Okay everybody, fine, understood clear all of you? तो नाम के ऊपर प्लीज ध्यान दिया करो, क्या नाम दिया है कंपनी का. बी केयरफुल ओवर देयर. बढ़ू में आगे, ऑल ऑफ यू फाइन. चलो नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ना सब्सिडियरी कंपनी. ओके, तो लाइक आई सेड एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडियरी, दे आर ऑल रिलेशनशिप बिटवीन अदर कंपनीज. तो सब्सिडियरी कंपनी कब मानी जाएगी? व्हेन इन दैट कंपनी द अदर कंपनी in 2 ways it can become, you can say other company can become holding, तो ये वाली कंपनी बन जाएगी सब्सिडियरी. in how the other company can become holding company बच्चों? by either controlling the composition of BODs, by controlling the composition of BODs. when I say controls the composition of BOD मतलब क्या?
बोर्ड पे कौन रहेंगे, कौन निकाले जाएंगे, दिस डिसीजन मेकिंग इज विद अनदर कंपनी. ओके, बट चेक, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली गिवन. कंपोजिशन ऑफ बीओडी का कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इफ द अनदर कंपनी कैन एक्सरसाइज पावर, ओके, by it at its own discretion, मतलब discretion मतलब choice, to either appoint or remove all or a majority of the directors. ये बहुत important है. I'll give you example. सुनना मेरी बात. मान लो A कंपनी है एंड Z कंपनी है. ओके, Z कंपनी में बच्चों 8 डायरेक्टर्स है. कितने हैं? आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. 8 डायरेक्टर्स है. ओके, if A company is given power, you can choose 2 directors of your own anytime, appointment and removal of 2 directors, whether A company can be considered as holding company? No, sir. No, because they don't have power to appoint all or majority of the directors. समझे? अगर 2 ही directors का power उनके पास to appoint or remove out of 8 directors of Z company, then A company will not be considered as holding. पर अगर मैं यहाँ पे लिखूं 6 डायरेक्टर्स का पावर उनके पास, Yes, sir. या फिर 5 ऑल्सो फॉर दैट मैटर, बोलो एकदम डॉट तुमको 4 वाला नहीं देंगे. सॉरी, more than or equal to 5. Yeah, correct. More than or equal to 5 you can consider as majority. Okay everybody, in that case yes, A company will be considered as holding company of, sorry to interrupt you, हर संडे होगा क्लास. A company will be considered as holding company of Z company. Okay everybody, because they have what? Power to control all or majority of the directors in that another company. So A company will be considered as what? Holding, and Z as subsidiary. This is one of the ways. क्या इसमें कुछ लिखा गया है that A is having some shareholding of Z company? It is not. यहाँ बस उन्होंने लिखा है बच्चों what? Controls composition of BODs. Now that can be through anything. That can be through management agreement also. Okay, management rights also. याद है? ठीक है everybody? Fine till here. That is point number 1 of becoming, or the way of becoming holding company of another company. Okay everybody? Let's go ahead everyone. चलो, ready? ध्यान देना. So, if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or majority of the directors of that company, of another company, in that case it will be what बच्चों? Holding. या फिर very important, या फिर second way of becoming holding subsidiary, check करना, exercises or controls more than 1/2. It is not at least, it is considered as what बच्चों? More than 1/2 of total voting power, either on its own or together with one or more of its subsidiary companies. बच्चों क्या यहाँ पे voting rights है? Yes. यहाँ पे बच्चों डायरेक्टर्स का कंपोजिशन का कंट्रोल है. ओके, हाँ है ना? और सेकंड वाले में बच्चों क्या है? वोटिंग राइट्स का कंट्रोल. बट अगेन लाइक आई सेड, इट इज और, हाँ याद रखना, और है वो. इधर वे यू कैन बिकम अ होल्डिंग कंपनी. यस एवरीबॉडी, टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल बाय हिमसेल्फ डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज ऑफ इट. ओके ऑल ऑफ यू, एग्जांपल चेक करो, सुनो मेरी बात. इफ देयर इज ए कंपनी, it is holding B company, this is holding, this is subsidiary, सही बात है. and B company holds बच्चों C company. B is holding of C, हाँ है ना all of you? will A be considered as holding of C? Tell me everybody, tell me, will A be considered as holding of C? आदित्य? Yes, sir. पक्का ना? हाँ. Because it controls either on its own or through one or more of its subsidiaries. समझे यहाँ तक? Because A can indirectly control C ना, because A controls B and B controls C, so indirectly A controls C also. A will be deemed as or considered as holding of. So, सही बात है. अब सुनना मेरी बात. A company, सुनो मेरी बात, has B company as subsidiary. Okay, so A is holding
and B is subsidiary. चलेगा? Now pay attention. I'll give you one more company. यहाँ पे C company. सुनो मेरी बात. B company in C company holds 40%. Okay? And A company in C company holds 20%. Is it okay? Fine. In that case मुझको पता B और C का क्या संबंध है? D and C का क्या संबंध है? B and C are associated. Very good. C is associate of B. Very good. ये associate हो चुकी. It is not holding subsidiary. As well as A and C are associate because A holds 20% in C. But check in the books of your register of members of C company. Check in the register of members of C company. B is So holding A will be 40% and A is holding 20. So check here whether this company on its own and along with one or more of its subsidiary, is it controlling more than one half? Yes, sir. Is it controlling more than one half? Yes. In that Yes. case, this will be considered as holding and this will be considered as subsidiary because I'll say that it is 40 plus 20, which is 60%. Yes, everybody? Of voting rights, more than one half. If I give you one more example, एक रह गया अपना मान लो A company holds in B company 50% of voting rights. तो क्या होगा बच्चों इसमें कुछ होगा? What is the relationship between A and B? Joint venture. Not joint, but it will not be holding. It will not be more holding. than तो क्या बन 50%. सकती है वो? It should be more than 50%. हाँ तो 50% पे क्या हो सकती है वो? Part Associate. associate. है ना? As per the definition of associate का at least 20% बोला था ना? Yes. तो it should not be subsidiary. तो यहाँ तक चलता है ना? अगर 50.2% रहा, I'm just giving you example, holding. स्नेहा correct. बताओ, D company holds 50.2% in Y. It will be holding. It will be holding subsidiary. ठीक है, तो more than one आप बोला, इतना याद रखना. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए वो लोग 51% अगर डाल देते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाता है. फाइन क्लियर? चलेगा, आगे बढ़ूं मैं? चलो, so that is done. If I give you one more, I can give you what different complex structures also. मान लो A कंपनी है, B कंपनी है, C कंपनी है ना? A holds in B 60%, A holds in C 55%, है कि नहीं? B holds, ये मैंने करवाया नहीं ना तुमको पहले, we have not done this, no? No, sir. B holds in D मान लो 35% and C holds in D मान लो 25%, okay? Yes, and A holds in D nothing. A holds in D nothing. So what is the relationship between A and B? Holding subsidiary. Between A and C, A and B कितना हुआ? Holding subsidiary. Between A and C क्या हुआ? Also holding subsidiary. Between B and D क्या हुआ? Associate. Very good. And between C and D भी क्या हुआ? Associate. Associate. And A is holding no shares in D company. तो उनका क्या संबंध बन रहा है? A is holding of D. Very good. But still A is considered as holding of D because together with one or more than one subsidiary, it is what बच्चों? Having control of more than one half of the total voting rights. Clear to all of you? Yes? Samjha? Very good. Okay. So even if A is not holding any shares in D, still A will be considered as holding company of D company. है ना? हुआ यहाँ तक समझे? Clear? All of you? Tell me. Yes. चलो. That is it. चैप्टर नंबर 1 में उतना ही, तुम्हारा कुछ खास नहीं है और कुछ खास नहीं और मतलब वो है. आगे बढ़ू मैं? चलो. चैप्टर नंबर 2 में हम लोग फिर डायरेक्टली जाते हैं. चलेगा? Sir, at request, can we take chapter 4 or management administration? चलिए, अभी इसके बाद करता हूँ फिर मैं. पहले ये खत्म कर लेता हूँ फिर. डन. चैप्टर 4 शेयर कैपिटल और 7 तुम्हारा मैनेजमेंट ना?
Yes, sir. उसको भी टाइम लगेगा, तो आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन देन. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 2 का इतना इशू नहीं है ना तुमको? No, sir. चलेगा then, फटाफट हम लोग खत्म कर डालते हैं फिर. चलो, सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. क्या बोला उसने? कुछ नहीं, कि कंपनी का सफिक्स में, प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स में क्या आना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड, बराबर है. एज वेल सेक्शन 3 ने क्या बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? फॉर प्राइवेट कंपनी 2, फॉर पब्लिक कंपनी 7. यस ऑल ऑफ यू? Yes. 3 है, पता है 3 है. व्हाट डज 3 टॉक अबाउट? कि अगर तुमने सेक्शन 3 को फॉलो नहीं किया, मतलब इफ यू आर डूइंग बिजनेस विद लेस देन प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, लेस देन प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब प्राइवेट कंपनी इज लेस देन 2 एंड पब्लिक कंपनी इज लेस देन 7. अगर आपने ऐसा बिजनेस कंटिन्यू किया फॉर मोर देन हाउ मेनी मंथ्स? कौन आंसर क्विकली नाउ. फॉर मोर देन हाउ मेनी मंथ्स? आता है ना? कौन जल्दी बोलो. हाँ आदित्य, क्या हो गया? Recording stopped. क्या हो गया आदित्य? Yes, sir. I'm looking. अच्छा, Recording in progress. so we continue the business for more than 6 months. more than 6 months. कम नंबर ऑफ मेंबर्स में भी तुम 6 मंथ से ज्यादा बिजनेस कर रहे हो, 6 महीने से ज्यादा. इन दैट केस जो भी कंपनी के डेट्स है आफ्टर दो 6 मंथ्स will be the personal liability of the members. Okay, will be the personal liability of the members. Okay everybody, तो ध्यान देना, तुमने कम नंबर ऑफ मेंबर्स में बिजनेस कंटिन्यू किया, लेस देन 2 इन प्राइवेट कंपनी या फिर लेस देन 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और आपने ऐसा बिजनेस कंटिन्यू किया फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो 6 महीने के आगे वाले जो भी डेट्स रहेंगे, 6 महीने के आगे वाले, they will be considered as private debts of the members and they will be personally liable as well as severally liable. severally समझता है, अलग अलग हम लोग केस कर सकते हैं. मतलब इवन इफ तुम्हारे नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए, तो पहले 6 महीने के लिए द डेट्स आर स्टिल ऑफ द कंपनी ओनली. जो भी डेट्स रहेंगे कंपनी के, डेट कंपनी के ही माने जाएंगे. बट अगर आपने फिर भी 6 महीने के आगे भी कंटिन्यू किया विद लेस नंबर ऑफ मेंबर्स, तो 6 महीने के आगे वाले जो भी डेट्स रहेंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज पर्सनल डेट्स और प्राइवेट डेट्स ऑफ द मेंबर. उनको भरना पड़ेगा, वो जिम्मेदार रहेंगे. समझे यहां तक? दैट इज सेक्शन 3A. ओके, लेट मी टॉक अबाउट रूल 3. ध्यान देना, इसमें अमेंडमेंट हुआ है रूल 3 में. रूल 3 इज योर ओपीसी. चलेगा? रूल 3 में ध्यान देना बच्चों, ओपीसी इज ओनली विच काइंड ऑफ पर्सन इज अलाउड टू बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी इज अ नेचुरल पर्सन. पहली बात तो आर्टिफिशियल पर्सन कैनॉट स्टार्ट एन ओपीसी. आर्टिफिशियल पर्सन, इज इट ओके एवरीबॉडी? आर्टिफिशियल पर्सन कैनॉट स्टार्ट एन ओपीसी. ओके, ओनली नेचुरल पर्सन. अब नेचुरल पर्सन में भी और कंडीशन है दैट ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ओनली इंडियन सिटीजन. ओके, सिटीजनशिप तो चाहिए. बट ही मे और मे नॉट बी अ रेसिडेंट नाउ. ही मे और मे नॉट बी अ रेसिडेंट नाउ. ओके, ये इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है यहाँ पे. और इवन नॉन रेसिडेंट विल डू, बट इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंडियन सिटीजन तो चाहिए ही चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. पहले Yes. क्या था कंडीशन, कुछ याद है तुमको? इंडियन सिटीजन एंड इंडियन रेसिडेंट ऑल्सो. और इंडियन रेसिडेंट में पहला तुम्हारा कुछ तो था, वो नंबर ऑफ डेज 182 डेज. अब यहाँ पे अगर तुमको इनकम टैक्स तुमने किया रहेगा, तो यहाँ पर भी तुम्हारा वो नॉन रेसिडेंट वाला नंबर ऑफ डेज चेंज हुआ था. ओके, वहां पर भी बच्चों ने 120 डेज का क्राइटेरिया डाल दिया है. तो यहाँ पर भी कंपनी एक्ट में भी बच्चों इट इज नाउ 120 डेज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इंस्टेड ऑफ 182. दिस इज द चेंज नाउ. Instead of 182, your is now 120 in the immediately preceding financial year. पर फिर भी, even if that condition is not satisfied, still you can incorporate a OPC or become a nominee of the OPC. कर सकते हो.
ओके बस फर्क क्या पड़ेगा, 120 डेज से ज्यादा रहोगे तो तुमको रेसिडेंट माना जाएगा, और 120 डेज से अगर कम रहेगा तुमको नॉन रेसिडेंट माना जाएगा. बट स्टिल अंडरस्टैंड, इवन अ नॉन रेसिडेंट कैन नाउ इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी और बिकम नॉमिनी ऑफ द ओपीसी. ओके, ये अलाउड है अभी, समझे. बट क्या बहुत जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना तो बहुत ही जरूरी है, नो डाउट अबाउट इट. क्लियर, समझे. तो एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एज वेल एज और यू कैन से नॉमिनी ऑफ द ओपीसी वो बन सकता है बाद में. अ नेचुरल पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ ओनली वन ओपीसी एट अ टाइम, ये पता तुमको. A natural person can be a member of only one OPC at a time, है ना. That means what, one person only one OPC at a time. तो अगर मान लो मैंने कुछ ओपीसी चालू किया, मैं उसका ओनर हूं, आई कांट स्टार्ट अनदर ओपीसी, सेकंड थर्ड फोर्थ ओपीसी, मुझको अलाउड नहीं है. आई कैन बी ओनली मेंबर और ओनर ऑफ ओनली वन ओपीसी एट अ टाइम, क्योंकि नेचुरल पर्सन ही अलाउड है ना, याद आ रहा है. यस एवरीवन ओके लिया, फाइन. और ध्यान देना, एज वेल एज द सेम पर्सन कैन नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी. ध्यान दो अभी क्या कह रहा हूं मैं ओपीसी का एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, ठीक है. मान लो, I'm just giving pay attention, I'm giving you example, ओनर एंड नॉमिनी. दिख रहा है तुमको एग्जांपल, है ना. और ये ऑब्वियसली तुम्हारा ओपीसी कंपनी है, कोई ना कोई, जो भी नाम, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अ नेम. लेट अस से ओनर इज ए एंड नॉमिनी इज बी, है ना, इन ए ओपीसी लिमिटेड, ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल, यस और नो. अब मान लो और एक ओपीसी है, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, और एक दूसरी कंपनी है, क्या उसका मेंबर ए बन सकता है, मुझको बताओ, टेल मी. No, sir. ए कैन नॉट बी अ मेंबर बिकॉज ए विल नॉट बी अलाउड. बट क्या बी बन सकता है मेंबर? No, sir. क्यों? He's nominee A. तो So you can be nominee and the owner only in one company at one time. हाँ, तो वो ए ओपीसी का नॉमिनी है और खुद के कंपनी का ओनर है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओके. बट बी, अगर मान लो बी ने खुद का ओपीसी चालू किया, ही कैन बी ओनर एंड ही कैन बी नॉमिनी इन ओनली वन ओपीसी एट अ टाइम, नॉमिनी ऑफ अदर ओपीसी एट ओनली वन ओपीसी एट अ टाइम. तो बी कंपनी अगर है ओपीसी, उसका मान लो नॉमिनी अपने रखा सी को, ध्यान देना, प्लीज पे अटेंशन नाउ. ओके, मान लो बच्चों मैंने जेड ओपीसी कुछ भी एक नाम दिया, उसका मेंबर जेड है, क्या इसका नॉमिनी सी बन सकता है? बताओ. जेड ओपीसी का बच्चों क्या नॉमिनी सी बन सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज सी इज नॉट अ मेंबर इन एनी ओपीसी. सी इज नॉट अ मेंबर इन एनी ओपीसी. तो सुनो, व्हाट डज द लॉ से, सुनो मेरी बात, पे अटेंशन नाउ. जो भी ओपीसी का ओनर है, जो भी ओपीसी का ओनर है, ओपीसी का ओनर, ओके, ही कैन बी ऑब्वियसली ओनर ओनली इन वन ओपीसी एट अ टाइम, ये तो हमको पता है. ओके, सुनना मेरी बात, सच पर्सन कैन बी नॉमिनी ओनली इन मैक्सिमम वन अनदर ओपीसी. अनदर ओपीसी, अरे तुम नॉमिनी जब बनोगे तो खुद की कंपनी का थोड़ी नॉमिनी बनोगे, कोई और दूसरे कंपनी का नॉमिनी बनोगे ना. तो सच पर्सन हु इज ओनर ऑफ एन ओपीसी कैन बी अ नॉमिनी ओनली इन मैक्सिमम वन अदर ओपीसी. समझ रहे हो? तो पहले वाले एग्जांपल में चेक करो, ए ओपीसी का ओनर कौन है? ए है, यस और नो. तो ए बच्चों कैन बी नॉमिनी ऑफ ओनली मैक्सिमम वन अनदर ओपीसी. तो मान लो मैंने अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया कि वाई ओपीसी में मेंबर ओनर वाई है, तो क्या यहाँ पे ए नॉमिनी बन सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज ए इज ओनर ऑफ ओपीसी एंड ही कैन बी व्हाट बच्चों, नॉमिनी इन मैक्सिमम ओनली वन अनदर ओपीसी. मतलब ए कैनॉट बी नॉमिनी इन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बहुत सारे ओपीसी में वो नहीं बन सकता नॉमिनी. आर यू गेटिंग द पॉइंट टिल हियर? So A will be allowed to be nominee in any other one OPC only. समझे? पक्का? Similarly check करो with B's point of view ना now. B is a member of his own OPC, yes, and B is also nominee of someone else's OPC also, yes. इतना ही लिमिट होगा. Now B cannot be nominee now of any second, third, fourth OPC. Clear हुआ? Yes or no? Yes. But C के बारे में देखो बच्चों, C is a owner of any OPC? नहीं है. तो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? पक्का? समझिए? सो दिस विल बी व्हाट? Yes, sir. वैलिड. दिस विल बी वैलिड. यहाँ पे बच्चों कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं है. समझे यहां तक? ओके, आगे बढ़ू मैं.
चलो आगे। बाद में तुम्हारा अगर मान लो बिकॉज ऑफ 1 person is allowed to become member only in one OPC at a time ना, एक 1 person is allowed to become member in only one OPC at a time, but because of nomination बच्चों, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई बंदा 2 OPC में मेंबर बन जाता है, मान लो बच्चों ए ऑफ हो गया, ए उड़ गया, ओके, तो उसकी जगह पे कौन मेंबर बनेगा अभी फिलहाल? बी। एंड नाउ योर व्हाट इज हैपनिंग, बी इज अ मेंबर ऑफ 2 OPC, खुद का भी ओपीसी और ए का भी ओपीसी का, बट इट इज नॉट अलाउड बाय लॉ, सो ही विल बी गिवन टाइम टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। गिवन टाइम टू रेक्टिफाई द सिचुएशन मतलब क्या? ओपीसी बंद करना या फिर लीगल एज को पास ऑन कर देना, उसके लिए कितना टाइम पीरियड अवेलेबल है? बोलो, रिवर्स को करना है ना अपने को, विद इन हाउ मेनी डेज? विद you should revise on regular basis within 180 days. Understood clear? Within 180 days he should rectify the situation. As जो मोमेंट पे बच्चों दो ओपीसी के वो ओनर बन जाता है, at that moment वहां से within 180 days he should rectify the situation. Understood clear all of you? Yes? All right? बढ़ू मैं आगे। No minor shall become what? Owner, member or nominee of OPC, बिल्कुल भी नहीं, and neither as a beneficial owner. याद रखना, minor और OPC का बच्चों कोई संबंध नहीं आता है। Then OPC cannot be incorporated as a sectioned company and neither can be converted into sectioned. याद रखना, अगर कोई अकेला बंदा है जिसको कुछ चैरिटेबल काम भी करना है तो he can't start an OPC with sectioned objectives, वो नहीं चलेगा, ओके? तो OPC will not be allowed as what बच्चों sectioned company and neither can be converted into sectioned company. So OPC can be converted into any other type of company, private or public? हाँ या ना? Tell me. OPC can convert into any other type of company or not, private and public? Answer is yes. ठीक है everybody, no problem till here. Secondly, tell me, OPC compulsorily has to convert into some other type of company or not? अगर टर्नओवर Yes, बढ़ sir. गया या फिर पेड अप कैपिटल बढ़ गया तो? Yes. ओके, वो प्रोविजन भी हट चुके हैं, अमेंडमेंट है अभी ये, ओके, वो प्रोविजन भी हट चुके हैं। कौन सा वाला? ओपीसी का कंपलसरी कन्वर्जन वाला पॉइंट भी हट चुका है, ओके क्लियर? इट इज गॉन नाउ कि एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा 6 महीने के अंदर कन्वर्ट करना इनटू प्राइवेट, वो हट चुका है। तो इवन अगर ओपीसी का टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर जाता है, पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर जाता है, इट कैन स्टिल रिमेन ओपीसी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि अमेंडमेंट है। तो ओपीसी में 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये वाला कंपलसरी कन्वर्जन के पॉइंट चले गए, बाकी तुम्हारा नॉन रेसिडेंट भी ओपीसी बन सकता है और नॉन रेसिडेंट भी ओपीसी बना सकता है, फिर नॉमिनी रह सकता है वो। और रेसिडेंशियल स्टेटस का बच्चों क्या यहाँ पे 120 डेज माना गया है अब, समझे? ओके, फाइन टिल हियर। एंड यस, वन मोर कंडीशन तुम्हारा पहले कौन सा वाला? दैट ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, इंक्लूडिंग बच्चों इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ऑलराइट, क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो याद रखना बच्चों, एनबीएफसी कैन नॉट डू दीज एक्टिविटीज, सॉरी ओपीसी कैन नॉट डू दिस एनबीएफसी एक्टिविटीज, याद रखना। तो ऑब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है, सेक्शनेड भी नहीं बन सकती वो। देन वी कम टू सेक्शनेड कंपनीज। व्हाट आर सेक्शनेड कंपनीज बच्चों? कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें तुम्हारे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी डिफाइंड है इन कंपनीज एक्ट, दैट व्हाट आर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ओके? देयर आर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को अगर आप प्रमोट करते हो तो दैट इज एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। दिस राइट नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो कि ये तुम्हारा चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स है। सेक्शनेड कंपनी को बच्चों कोई सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड नहीं आता है, याद रखना। सेक्शनेड कंपनी के लिए बच्चों कोई सफिक्स नेम में नहीं आता है। यस क्लियर? दे ऑलवेज हैव लिमिटेड लायबिलिटी। हु? सेक्शन 8 कंपनीज। क्लियर? देन ओनली दे कैन डू वर्क ओनली इफ दे आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तो ही बच्चों वो काम कर पाएंगे इन चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, हाँ या ना? ओनली दे कैन बी रजिस्टर्ड एज व्हाट? सेक्शनेड कंपनी। तब बच्चों आरओसी उनको स्पेशल क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन देगा कि यस यू आर ए सेक्शनेड कंपनी, और उनके नाम से बच्चों प्राइवेट या फिर लिमिटेड ये वर्ड हट जाएगा, ओके, व्हेन दिस लाइसेंस इज अप्रूव्ड। क्लियर टिल हियर एवरीबॉडी? एंड सच कंपनीज कैन नॉट अमेंड और ऑल्टर देयर एमओए और एओए विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है यहां तक? नॉट एट ऑल, दे आर नॉट अलाउड एट ऑल टू टच देयर एमओए और एओए without approval of CG.
बिकॉज Yes, ये sir. पब्लिक चैरिटेबल काम कर रहे हैं ये लोग, चैरिटेबल काम कर रहे हैं इसलिए। यस एवरीबॉडी, आगे बढ़े, चलो। बट इसके आगे का जो पॉइंट है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि अगर कोई सेक्शन कंपनी ने सब रूल्स कंडीशन फॉलो नहीं किए तो क्या होगा। अगर कोई सेक्शन कंपनी ने बच्चों रूल्स कंडीशन फॉलो नहीं किए तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट विल ऑब्वियसली कैंसिल देयर लाइसेंस। गवर्नमेंट विल डू व्हाट बच्चों, कैंसिल देयर लाइसेंस। कैन यू सी दैट, सेक्शन कंपनी का। यस, अगर बच्चों उन्होंने कोई कंडीशंस फॉलो नहीं किए तो। यस, चलिए एवरीबॉडी। या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। या फिर वायलेटिव ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट को मान नहीं रहे, ऑब्जेक्ट के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। और इट इज प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब अभी ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए रहा है इनफैक्ट। ओके, इन दैट केस द गवर्नमेंट कैन रिवोक देयर लाइसेंस। और अब लाइसेंस हट गया बच्चों, विल दे बी कंसिडर्ड अ सेक्शन कंपनी नाउ? They will no more be considered a section company. अगर वो No, सेक्शन sir. कंपनी They नहीं have to रही, convert. सॉरी, No, sir. They have to convert. they will have to convert into regular प्राइवेट या फिर पब्लिक, है ना। तो आरओसी के नाम के पीछे फिर से वो नाम डाल देगा सफिक्स में, लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड। उसके भी अलावा बच्चों, अगर कंपनी को, अगर गवर्नमेंट को लगता है इतना बस लाइसेंस रिवोक करके काम नहीं चलेगा, लाइसेंस रिवोक तो हो ही चुका पर उससे काम नहीं चलेगा, दे कैन ऑर्डर दैट कंपनी बी वाउंड अप। डायरेक्ट बंदी करो उसको, कन्वर्शन बिल बिल्कुल मत रखो, स्कोप मत रखो, इनको चलना ही नहीं चाहिए, कंपनी बंदी कर दो। दैट इज वन पावर द गवर्नमेंट हैज। या फिर it can amalgamate with another sectioned company, merge it with another sectioned company बच्चों। but what is the rule for merging a sectioned company with another sectioned company? The CG can convert into another sectioned company only when and how, only with such other sectioned company जिसका object same to same है, और you can say similar है। I understand clear? अगर मान लो बच्चों एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वन सेक्शन कंपनी, और दूसरे सेक्शन कंपनी का बच्चों ऑब्जेक्ट है कि हेल्पिंग एल्डरली पीपल, है ना, हेल्पिंग एल्डरली पीपल। तो अगर एक सेक्शन कंपनी को अमालगमेट कर रहे हैं, वी कैन नॉट अमालगमेट इन दिस अनदर सेक्शन कंपनी। व्हाई? बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट बच्चों सेम नहीं है। ओके, गवर्नमेंट कैन नॉट डू दैट, याद रखना। तो गवर्नमेंट को जब अमालगमेट करना है, दे हैव टू सी विद दैट ऑब्जेक्ट्स दोनों सेक्शन कंपनी के, जिसको हम लोग अमालगमेटिंग है और अमालगमेटेड जो है उनके सेम होने चाहिए। क्लियर एवरीवन टिल हियर? फाइन, गॉट इट? टेल मी। Yes, sir. ओके, पक्का? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Yes. तो ध्यान देना। किधर गया? हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, दिस इज द वर्डिंग ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर ठीक है, लाइसेंस कैंसिल करने के पहले उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया ही जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड सीजी जब भी अमालगमेट करेगी कंपनीज को, देन दे कैन, तो सीजी पूरा ऑर्डर पास कर सकती है कि कौन बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहेंगे, कौन मेंबर्स रहेंगे, कौन किसको पास क्या पावर रहेगा, क्या ड्यूटी रहेगी, एवरीथिंग द ऑर्डर कैन बी गिवन बाय द सीजी। ओके, टू फॉर्म इनटू सिंगल कंपनी ना, अमालगमेशन करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, प्रॉपर्टीज, पावर्स, राइट्स, इंटरेस्ट, अथॉरिटीज, प्रिविलेजेस, पूरा कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर विल बी डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आगे बढ़ू। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, ये ठीक है, कुछ खास बात नहीं है। इसमें बस एक चेंज हुआ था, ऑफर्स एंड डिफॉल्ट के ऊपर जो इम्प्रिजनमेंट का पॉइंट था, इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 3 years चला गया है। लाइक रिसेंटली डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनी लॉ हुआ है, तो जहां जहां पे इम्प्रिजनमेंट लिखा गया था, बहुत जगह से अभी वो इम्प्रिजनमेंट हट चुका है। सो इवन इन सेक्शन के लिए बच्चों इम्प्रिजनमेंट प्रोविजंस हैव बीन नाउ गॉन। क्लियर? चलो, सेक्शनल कंपनी बच्चों मुझको बताओ डिविडेंड कब डिक्लेयर करेंगे? टेल मी, इन विच मीटिंग विल दे डिक्लेयर डिविडेंड? Sir, they cannot pay. They cannot. dividend to Very good. members. The first point itself in section 8 is that such company cannot have the concept of dividend. It cannot share dividend. Okay, because it doesn't have profit. Clear till here, all of you? It doesn't have the concept of profit. तो जो भी उनका excess of income और expenditure है, उसका वो क्या करेंगे? They will have to apply it in the objects of the company, furtherance of the object of the company. समझे ना? Clear? And yes, we have seen it already. Section company is cannot be considered as a small company, even if उनका बच्चों turnover या फिर paid up capital is within limits. Small company याद आया ना, 2 crore and 20 crore. Yes, अभी ये तुम्हारे नए लिमिट्स है ऑफ टर्नओवर एंड पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। ठीक है, चलो एमओए में जाऊं मैं, एवरीबॉडी
एमओए Yes. बच्चे तुम्हारा क्या क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज है. ऑब्जेक्ट क्लॉज विल गिव यू आइडिया कि कंपनी को क्या क्या अथॉरिटी है, पावर है. यू विल गेट एन आइडिया, मतलब क्या मेंबर्स को मिलेगा, बाद मेंबर्स शेयर होल्डर्स को, बाद में कंपनी के एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट को, क्रेडिटर्स को आइडिया मिलेगा कि व्हाट कैन कंपनी कैन डील विद एंड व्हाट इट कैन नॉट. सही बात है. तो इंट्रा मतलब विद इन, एंड वायरिस मतलब पावर, एंड अल्ट्रा मतलब आउटसाइड. सो इंट्रा वायरिस रहा only and only this you can say applicable or legal, then the parties can sue and be sued. और ultra vires रहा then nobody can sue. बराबर है. Why? Because MOA, AOA बच्चों both of them are what? Your public documents. हाँ या ना? So anybody whoever deals with the company उनको पहले से पता है कि कंपनी के MOA, AOA में क्या है. It is deemed because it is a public document. Clear or not all of you? है ना? तो वो सब पता होने के बावजूद भी अगर तुम ऐसा कुछ काम करे जो कंपनी को अलाउड नहीं है, then वो तुम्हारी खुद की गलती है. You cannot sue the company. Yes everybody? Yes? चलो, सेक्शन कंपनी को बच्चों सफिक्स की जरूरत है क्या? नाम में सफिक्स मुझको बताओ. सफिक्स की जरूरत है? सफिक्स आंसर इज नो. सफिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ सेक्शन कंपनी. क्लियर? सिमिलरली पब्लिक तुम्हारी गवर्नमेंट कंपनी को भी कोई जरूरत नहीं है ऑफ एनी ऑफ द सफिक्सेस. याद रखना. किसको बोला मैंने? गवर्नमेंट कंपनी को. सही बात है. आगे बढ़ू मैं. Then you know a company may have a capital or may not have a capital. Similarly, a company may be limited or unlimited. But अगर बच्चों कंपनी लिमिटेड है तो बच्चों कैसे रहेगा वो? लिमिटेड बाय व्हाट? Either by, tell me, either by Shares or guarantee. either by shares or guarantee, है ना? In the event of what? Obviously winding up. Shares रहा तो कितना अमाउंट? Whatever amount is Unpaid being amount unpaid on the share, और guarantee रहा तो मतलब specified. during the specified during contractual. Correct. Specified amount. Clear है? Yes, no issues till here. कोई कुछ खास बात नहीं है मतलब ये वाले क्लॉज में. And yes, याद रखना, this amount will be asked only when? कब? बताओ. Winding up. Only at the winding up of the company. Can the creditors directly ask the members to pay in case of winding up? Can the creditors demand directly from members? बताओ. No. क्योंकि बच्चों क्रेडिटर्स ने मेंबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था. क्रेडिटर्स ने कंपनी के साथ किया था. तो क्रेडिटर्स विल डिमांड द कंपनी, और कंपनी किसको डिमांड करेगी? मेंबर्स को. समझे? तो देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन क्रेडिटर्स एंड दी मेंबर्स, मतलब ओनर्स. सो मेंबर्स आर लायबल टू पे टू द कंपनी एंड कंपनी इज लायबल टू पे टू द क्रेडिटर्स. समझे? मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली लायबल टू पे टू द क्रेडिटर्स. ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, अलग अलग ट्रांजेक्शन है, याद रखना. ओके? Yes. पक्का? आगे बढ़े. ऑलराइट, आगे बढ़ते हम लोग. बाद में तुम्हारा कैपिटल क्लॉज बच्चों, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो एमओए में लिखा हुआ रहेगा. यस और नो? कि टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है. इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स. एंड टेल मी बच्चों, सब्सक्राइबर्स ऑफ अ कंपनी. सब्सक्राइबर समझता है? जिन्होंने बच्चों एमओए साइन किया, Yes, मान sir. लो सब्सक्रिप्शन क्लॉज है ना वो तुम्हारे एमओए में, दोज आर सब्सक्राइबिंग टू द एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी. करेक्ट एवरीबॉडी? साइनिंग, उनको कितने शेयर्स लेने पड़ते हैं? ऑल दी शेयर्स? टेल मी. No, sir. Subscriber has to take how many shares then? Sir, जितना टोटल कैपिटल है वो जितना रेस करना है वो वही होगा Correct. between members. But During every subscriber has to take at least one one share. share. Okay? At least one share. As soon as company incorporate होगी ना तो उनको एक मतलब when they are signing or writing MOA itself, तो ही हम उनको सब्सक्राइबर बताएंगे ना, मतलब will consider them as subscriber when they are signing MOA. Yes. तो at that time जो साइन करेंगे MOA को, उनको उनके नाम के अगेंस्ट एक शेयर तो कम से कम एक शेयर तो लिखना है. सो सब्सक्राइबर्स हैज टू सब्सक्राइब टू एटलीस्ट वन शेयर. और वो कब लेंगे शेयर? एक्चुअल पेमेंट कब करेंगे? ऑब्वियसली व्हेन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. है कि नहीं बच्चों? क्लियर? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन अमाउंट? उसके लिए भी कोई ना कोई सेक्शन है क्या अवेलेबल? एनीवेज, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं. चलो, नेम क्लॉज. विच ऑल नेम्स आर नॉट अलाउड फॉर अ कंपनी बच्चों? विच आर आइडेंटिकल इन नेचर और रिजेंबल्स टू वेरी क्लोजली टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से, है ना? एकदम सेम टू सेम नाम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. करेक्ट लियो? देन सच नेम शुड नॉट बी एन ऑफेंस. कोई गाली गलौज खराब शब्द नहीं होने चाहिए इन एनी ऑफ द एक्ट. इट शुड नॉट बी बच्चों ऑफेंस इन एनी ऑफ द एक्ट. एंड थर्डली,
it should not be any undesirable name. Undesirable. Okay everybody, it should not be undesirable. अब undesirable के लिए बच्चों को क्या देखना पड़ता है, ये चैप्टर का रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 बच्चों. ओके एवरीबॉडी, हाँ है ना. सो अनडिजायरेबल मतलब ऐसा कोई नाम जो गवर्नमेंट के साथ संबंध दिखाता है, एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन और पैटर्नेज विद द गवर्नमेंट, ऐसा कोई नाम इज नॉट अलाउड अगर एक्चुअली आपको कोई गवर्नमेंट के साथ संबंध नहीं है. सो यू कांट यूज वर्ड्स लाइक म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, your you can say government or you can say prime minister, chief minister, president, ये सब आप वर्ड यूज नहीं कर सकते हो in the name of the company, मतलब showing a kind of association with the government, जबकि एक्चुअली कुछ है ही नहीं. समझ रहे हो? यस चलिए. देन रूल 8 क्या कहता है बच्चों, तुम्हारा कोई भी नाम किसी दूसरे कंपनी के साथ नाम मैच नहीं होना चाहिए. देन द वर्ड नेशनल शुड नॉट बी देयर इन योर नेम अनलेस यू आर अ गवर्नमेंट कंपनी. एंड देन बच्चों ये तुम्हारा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आपके नाम में कुछ वर्ड यूज करने हैं, you can use those names only by prior approval of the sectoral regulators. Sectoral regulators मतलब क्या, मान लो बैंक है तो बच्चों क्या होगा, बैंक के लिए बच्चों सेक्टोरल रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, हाँ या ना. यस. सो रिक्वायर अ परमिशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई इफ यू वांट टू यूज द वर्ड बैंक इन योर नेम. बराबर. देन इफ यू वांट टू यूज बच्चों द वर्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो किसका परमिशन लगेगा बच्चों, सेबी का. यस. इसके अलावा बच्चों भी कुछ नाम डाले गए हैं, याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज दिस वाज आल्सो अमेंडमेंट सम टाइम बैक. इफ एट ऑल यू वांट टू यूज द वर्ड इंश्योरेंस और वेंचर कैपिटल और असेट मैनेजमेंट और निधि और म्यूचुअल फंड, ओके, अगर आपको ये वर्ड यूज करने उसके लिए भी आपको सेक्टोरल रेगुलेटर जो भी रहेंगे, सेक्टर के आपके जो भी रेगुलेटर्स है उनका परमिशन चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स याद रखना. ओके, इंश्योरेंस, वेंचर कैपिटल, असेट मैनेजमेंट, निधि, म्यूचुअल फंड्स, याद रखना ये. और तुम्हारा ये स्टॉक एक्सचेंज और असेट मैनेजमेंट तो है ही है ना. समझिए यहां तक एवरीबॉडी. ओके, आगे बढ़ू मैं. रिजर्वेशन ऑफ नेम, वेयर विल यू रिजर्व नेम बच्चों, whenever you are now incorporating a company, तो उसके जो भी आप फॉर्म्स भर रहे हो, स्पाइस वगैरह, स्पाइस, ओके, एट दैट टाइम ओनली यू आर व्हाट, रिजर्विंग द नेम ऑफ द कंपनी, है कि नहीं, कि हाँ भाई मेरा नाम रिजर्व्ड है या फिर मुझको ये नाम चाहिए. एंड देन यू आर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स टू द आरओसी. व्हेन योर नेम इज अप्रूव्ड बच्चों, सुनना मेरी बात, व्हेन योर नेम इज अप्रूव्ड, इफ यू आर न्यू कंपनी, तो आपको बच्चों वो नाम 20 दिन के लिए रिजर्व रहेगा. इफ यू आर अ न्यू कंपनी, that name will be reserved for 20 days. Okay or not everybody? This is very important question. अगर नई कंपनी, न्यू कंपनी बन रही है, नई कंपनी, तो 20 दिन के लिए आपका नाम रिजर्व रहेगा, आपको जो अप्रूव किया है उन्होंने, आरओसी ने, ठीक है. पर अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी हो, ओके, इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग कंपनी और आपको अब नाम चेंज करना है कंपनी का, हो सकता है, नो इश्यूज. देन यू हैव 60 days. फॉर 60 days योर नेम इज रिजर्व्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नेम रिजर्व? मतलब कंपनी को आपको नाम देना है ना कुछ ना कुछ, तो आपने नाम मांगा है और उसी को मुझको ये नाम चाहिए, तो आरओसी ने अगर अप्रूव किया तो बोलेगा हाँ देख भाई 20 डेज तुम्हारे पास अवेलेबल है, अब आगे के डॉक्यूमेंट्स भरो उसके हिसाब से, समझे. तो उसके बाद बच्चों आपके पास अभी कितना है, 20 days टू फिल द अदर डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज वो नाम लैप्स हो जाएगा. ओके, आगे बढ़ू. देयर इज वन मोर क्लॉज बच्चों, डोमिसाइल क्लॉज, कि मतलब कौन से स्टेट से आपका बिलोंग करता है आपका कंपनी, है ना, कौन से स्टेट से. तो नॉट जस्ट एड्रेस, नॉट जस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस, वो बस उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं, हमको स्टेट भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट. क्यों बच्चों? क्योंकि अगर आपने स्टेट चेंज कर दिया कंपनी का, देन अगेन ऑल्टरेशन ऑफ एमओए करना पड़ेगा. ओके एवरीबॉडी, यस और नो? क्लियर एवरीबॉडी? बोलो, आगे बढ़ू. Yes, sir. ऑब्जेक्ट क्लॉज अगेन ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट. दिस गिव्स यू आइडिया और नॉट कि कंपनी क्या काम करती है, क्या नहीं करती है ना बच्चों. क्लियर है? सो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, व्हाट डज इट से बच्चों? अगेन ये इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा फाउंडेशन के सिलेबस किससे मैच होता है वैसे देखा जाए तो. इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन पूछते नहीं है. अल्ट्रा वायरस पे तो नहीं पूछते, इंडोर मैनेजमेंट पूछ सकता है. बट व्हाट इज अल्ट्रा वायरस? Whatever is the object, whatever is work is done outside the power of MOA will be what bachcho? Void ab initio, void. Neither company can sue and neither the outside party can sue on any work which is done
outside the power of MOA. Agreed or not? Tell me. बराबर? आगे बढ़ू मैं? तो उसके बच्चों कभी क्वेश्चन आता ही नहीं इंटर पे, वो छोड़ दो, मतलब देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट. बट नेक्स्ट क्लॉज बच्चों ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन क्लॉज. हु विल साइन? टेल मी बच्चों, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन क्लॉज आफ्टर ऑल? योर स्टार्टिंग के मेंबर्स है ना, स्टार्टिंग के मेंबर्स इसको साइन करते हैं एमओए एओए को. अभी तो हम एमओए डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोग अग्री करते कि हाँ भाई जो भी लिखा है एमओए में सही है, वी अप्रूव इट, वी से इट इज करेक्ट, एंड जो भी लिखा गया है इसमें वी अबाइड बाइड. अबाइड मतलब हम इसको मानते हैं, हम इसको मानेंगे भी जब कंपनी शुरू होगी तब, है ना ऑल ऑफ यू. दैट इज व्हाट, इसलिए वो साइन करते हैं ना वहां पे, हाँ भाई वी आर अप्रूविंग इट. तो जितने भी सब्सक्राइबर्स स्टार्टिंग के उनका सभी का नाम रहेगा. एंड लाइक आई सेड बच्चों, अगर तुम्हारे प्राइवेट कंपनी तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी बच्चों तो वहां पे कम से कम 7 सब्सक्राइबर्स चाहिए. एज वेल एज एवरी सब्सक्राइबर हैज टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर, है ना, और उनका साइन भी तो वहां पे आएगा, हाँ या ना, क्लियर. एंड a private company can be a subscriber of another company. This we have seen. A company can create another company, na? So company can be a subscriber of another company also. No problem about it. Clear all of you? Yes? Yes. Fine. As well as, ध्यान देना अभी लास्ट वाला एक पॉइंट है उसमें, बिफोर आई वाइंड अप फॉर टुडे एक्चुअली, कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है कंपनी के, डायरेक्टर्स मैंने मेंबर्स नहीं कहा, डायरेक्टर्स, ओके, उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एमओए के वहां पे कि पिछले 5 सालों में चेक करो, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years उनका नाम किधर भी नहीं आया है, या फिर दे वर नॉट गिल्टी, ओके, दे वर नॉट गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफियंस, मतलब मिस एडवेंचर अंडर द कंपनीज एक्ट, या फिर यू कैन से एनी अदर एक्ट, ओके, कि पिछले बेसिकली वो लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि पिछले 5 सालों में हमारे पास कोई भी खराब रिकॉर्ड, हमारा कोई भी खराब रिकॉर्ड नहीं है फॉर एनी प्रमोशन और फॉर्मिंग ऑफ अ कंपनी, ओके. Along with complete details of the name, address of the companies, particulars of every subscriber and the persons named as first directors also. ये सब details बच्चों डिक्लेरेशन में देना पड़ेगा. Yes, clear all of you? Yeah. Then फॉर्म्स एंड शेड्यूल्स, ये तुम्हारे फॉर्म्स मतलब और शेड्यूल्स बच्चों जो है तुम्हारे कंपनी एक्ट की शेड्यूल में, कंपनी तुमको पता है ना, उसके एंड में तुमको शेड्यूल आएगा. तो यहाँ पे सब तुम्हारे बच्चों फॉर्मेट देके रखे हैं. कहाँ पे? शेड्यूल 1 में तुम्हारा एमओए के फॉर्मेट देके रखे हैं. कभी रिसेंटली तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं और पूछना भी नहीं चाहिए कि विच फॉर्म इज टू बी यूज्ड व्हेन, ओके, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड ओके. कि टेबल ए किसके लिए? लिमिटेड बाय शेयर्स. टेबल बी किसके लिए? लिमिटेड बाय गारंटी और कैपिटल, शेयर कैपिटल नहीं है. टेबल सी किसके लिए? लिमिटेड है पर गारंटी बाय गारंटी बट शेयर कैपिटल है एंड ऑल ऑफ दैट. ये थोड़ा सा तुमको करना पड़ेगा, बट पहले 5 आर फॉर एमओए ABCDE, है कि नहीं, एंड द नेक्स्ट 5 आर फॉर AOA अगेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज. दो ऊपर जो 5 कंपनीज है वैसे ही टाइप के वही कंपनीज के लिए बच्चों यहाँ पे भी AOA के फॉर्म्स है. अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू? डन टिल हियर? बताओ समझा? गॉट इट और नॉट टिल हियर? Yes, sir. Recording stopped. अगली बार मैं थोड़ा और ज्यादा लूंगा, तो आई विल फिनिश द चैप्टर नंबर 2 पहले, ठीक है, हो जाएगा ये, बट प्लीज रिवाइज करके आवाज देते हैं. हाँ, Yes, sir. थोड़ा Yes. टाइम निकालो. मैं तुमको हफ्ते भर का टाइम अगर दिया है ना, Yes. that is for the same reason that you can revise entire week so that we can do it in a speedy manner. So let us first finish chapter 2, then I'll go with chapter 7. I know it is lengthy, तो मैं वो भी करवा लूंगा, don't worry. But lengthy से ज्यादा फिर तुम एटलीस्ट ये तो करो, चैप्टर नंबर ये तो Yes, कर लो yes. रिवाइज चैप्टर नंबर 2, और हो सके तो 5, 6 एंड 8 डिपॉजिट, चार्ज एंड डिविडेंड. समझे? Sir, वो तीनों हुए हैं. हो गए, अच्छे अच्छे से से. हो गए, हाँ, अच्छे से. पक्का? Yes, yes, sir. चलेगा. तो उसके ऊपर मैं तुमको जब मैं लूंगा तब मैं तुमको पूछूंगा फिर, Yes. ओके. चलो आज के लिए इतना ही. फिर से मेरा अगला लेक्चर भी 6 बजे, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है, ओके. Sir, the next lecture will be on next Sunday. हाँ, यस, अभी तो भी है एक्चुअली, मेरा भी वही दिसंबर का भी बैच चल रहा है ना. Okay. कौन सा? फाउंडेशन का. दैट्स व्हाई आई विल टेक मोर, डोंट वरी इमीडिएटली, बट आई कैन टेक मोर, आई विल डू क्योंकि दैट. टेस्ट सीरीज 26 से है, तो उसका वो फ्लैश 26 नवंबर, नो 26 अक्टूबर से अभी है. पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते. अगले हफ्ते. ओके ओके. उसका टाइमिंग क्या है? मतलब यू गिविंग ऑल द पेपर्स और व्हाट? आई एम गिविंग ग्रुप 1, सर. हाँ, बट ओके ओके ओके. It will संडे be को आ रहा है उसका कोई पेपर? sorry. संडे को कोई पेपर आ रहा है उसका, मतलब टेस्ट सीरीज का? Sir, I don't. It is from 26th to 1st. So 24th को संडे है, तो
31st को होगा। ओके ओके चलेगा ना, आई विल टेक समथिंग ऑन द अदर एक्स्ट्रा, कहीं ना कहीं तो मैं टाइमिंग का जुगाड़ करके फिर करवा लूंगा। ओके Don't worry. चलो ऑलराइट। ओके यूट्यूब वालों भी बाय बाय, आई होप सेशन अच्छे लग रहे तुमको, है ना। चलो गाइस देन यूट्यूब पढ़ाई करो अच्छे से, सी यू जब रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट व्हेनेवर वी आर लाइव यू आर अवेयर कि हम लोग लाइव आ चुके क्लास के लिए, है ना। सेशंस यूजुअली संडेज को रहेंगे, बट कभी कुछ दूसरा टाइम मिला आई विल टेक दैट आल्सो, ऑलराइट। चलो गाइस देन हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा बाय, like the video, share the video and subscribe to the channel. Bye Sneha, take care, bye all of you.